तो अपने स्वीट और प्यारे दोस्तों के लिए डॉन एक बार फिर से मैदान में आ चुका है। हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक वो है मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। इसके पहले के क्लासेस में हम लोगों ने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में बात की थी। तो दो क्लासेस के बाद ये तीसरा लेक्चर होने जा रहा है जिसमें हम लोग मेंडलीव के ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। तो कुछ ये है मेंडलीव का ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, जो देखने में तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ेगा। चीजें थोड़ी छोटी छोटी दिख रही होंगी, लेकिन अपीयरेंस तो समझ में आ रहा है कि पीरियोडिक टेबल का अपीयरेंस है। अब थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि तुम इसमें चीजों को पढ़ भी पाओ। तो ये है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की व्यवस्था। तो शुरू में बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी पीरियोडिक टेबल को बनाने की, लेकिन जो पहली सफलता मिली थी वो मेंडलीव को मिली थी। जिस समय मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को बनाया उस समय सारे एलिमेंट्स खोजे नहीं गए। लास्ट टाइम जब हम लोग लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने कहा था कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स को रखने की जगह है, लेकिन मेंडलीव के टाइम में 118 नहीं, उसका आधा कर दो, करीब 60-65 एलिमेंट्स जो है वो खोजे गए थे। और उतने एलिमेंट्स को क्रम से सजा करके लोग पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो पहली सफलता मेंडलीव को मिली। मेंडलीव ने पहला सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल बनाया जो तुम्हारे सामने यहां पर दिख रहा है। मेंडलीव ने किया क्या, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास या फिर तुम कह सकते हो एटॉमिक वेट। तो अगर हम फिजिक्स में चले जाए और स्ट्रिक्टली बात करने लगे तो मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग मास और वेट एक ही चीज के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। जो मास है उसी को हम वेट कह देते हैं, मास को ही गलती से हम वेट कह देते हैं, और वेट जो है ज्यादा पॉपुलर वर्ड है। तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो भी कहना चाहो कह सकते हो। तो एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को लगा डाला, या एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को लगा डाला, और इस तरह से लगाया कि जो एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं, वो एक साथ एक ही ग्रुप में आने चाहिए। पूरी कोशिश की कि एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आ जाए, और इस तरह से जो है मेंडलीव ने पहला पीरियोडिक टेबल बना डाला। तो मेंडलीव को सक्सेस मिला, बाकी लोग क्यों फेल हो गए? बाकी लोग भी तो कुछ ऐसी कोशिश कर रहे थे कि एलिमेंट्स को ऐसा सजाया जाए एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक साथ हो जाए। तो मेंडलीव को सक्सेस मिला, बाकी लोग फेल हो गए। ऐसा क्यों? तो उसके पीछे जो रीजन है वो ये कि मेंडलीव ने कुछ बोल्ड स्टेप्स लिए, कुछ साहसिक कदम उठाए, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो बाकी लोग नहीं उठा पा रहे थे। मेंडलीव ने क्या किया, चलते चलते ऐसे ही बीच बीच में गैप छोड़ दिया। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है पता नहीं, क्योंकि अभी एलिमेंट खोजा नहीं गया है। मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल बनाते समय फील हुआ कि यहाँ पर कुछ गैप छोड़ना चाहिए। जैसे बाकी लोग क्या करते थे, इसको उठाकर यहाँ रखने की कोशिश करते थे, इसके बाद यहाँ पर गैप नहीं छोड़ते थे, इसको लगातार रखते थे, बीच में गैप नहीं छोड़ते थे। मेंडलीव ने क्या किया, बीच बीच में गैप छोड़ा और कहा कि ये एलिमेंट्स अभी खोजे नहीं गए हैं, और इनको जब बाद में खोजा जाएगा तो इन गैप्स को भरा जाएगा। अभी फिलहाल इस गैप को छोड़कर के आगे बढ़ते। तो ये मेंडलीव का एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था। बाकी लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे। वो जितने भी एलिमेंट्स थे उन्हीं को क्रम से सजाने में और क्रम से बैठाने में लगे हुए थे। जब एलिमेंट्स ही सारे नहीं खोजे गए थे तो पूरा का पूरा क्रम बैठेगा कैसे? मेंडलीव को फील हुआ कुछ तो बीच में मिसिंग है। तो मेंडलीव ने क्या किया, बीच बीच में गैप छोड़ दिया कि ये एलिमेंट्स आज के समय में जाने नहीं जाते हैं, इनका पता नहीं है, बाद में जब खोजे जाएंगे तो भरे जाएंगे। लेकिन हाँ, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल की मदद से ये जो एलिमेंट्स नहीं खोजे गए थे उनकी भी प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया। मेंडलीव को पता था कि ऊपर वाले की प्रॉपर्टी ऐसी है, नीचे वाले की प्रॉपर्टी ऐसी है, तो बीच वाले की प्रॉपर्टीज वो भी कुछ ऐसी ही होंगी। तो पीरियोडिक टेबल की मदद से, अपने पीरियोडिक टेबल की मदद से मेंडलीव ने क्या किया, जो एलिमेंट्स नहीं खोजे गए थे उनकी प्रॉपर्टीज बता दी, और उससे उन एलिमेंट्स को खोजने में तो मदद मिली ही मिली। और जब एलिमेंट्स को खोज लिया गया तो पाया गया कि उनका प्रॉपर्टी लगभग वैसा ही था जैसा मेंडलीव ने बताया था। तो इस बोल्ड स्टेप की वजह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बन पाया। उसके साथ साथ और भी दूसरा बोल्ड स्टेप मेंडलीव ने लिया। मेंडलीव ने क्या किया, जैसे वो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में एलिमेंट्स को आगे बढ़ाते चला जा रहा था, लेकिन कहीं कहीं मेंडलीव ने क्या किया कि
भारी एलिमेंट्स, हैवी एलिमेंट्स को पहले और हल्के एलिमेंट्स को बाद में, मतलब उल्टा कर दिया। जैसे अगर हम लोग यहां पर देखें तो 112, उसके बाद 114, उसके बाद 119, मतलब एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है, फिर 120, फिर 127, और 127 के बाद देखोगे तो उससे कुछ ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगला जो है 127 से कम है। मतलब मेंडलीव ने क्या किया यहाँ पर कि बढ़ता हुआ क्रम ना अप्लाई करके घटता हुआ क्रम कहीं कहीं पर अप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि मेंडलीव को दिखाई पड़ रहा था कि इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच कर रही है और इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच कर रही है, इसको उधर और उसको इधर रखते हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल बनाने का जो मेन पर्पज था वो तो ये था कि एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक साथ हो जाए। पीरियोडिक टेबल को बनाने का जो मेन पर्पज था वो ये था कि एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक साथ हो जाए। तो मेंडलीव ने प्रॉपर्टीज को मैच कराने के लिए कहीं कहीं क्रम को आगे पीछे कर दिया। मतलब पहले हल्का एलिमेंट होना चाहिए, बाद में भारी एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, पहले भारी एलिमेंट रख दिया, बाद में हल्के वाले एलिमेंट को रखा और कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एटॉमिक वेट्स कैलकुलेट किए गए हैं, खोजे गए हैं, पता लगाए गए हैं, हो सकता है उनको पता लगाने में कुछ गलती हो गई हो। तो ऐसा करो, जहां जहां गड़बड़ है फिर से एटॉमिक वेट का पता लगाओ। तो लोगों ने मेंडलीव की बात को सुना और जहां जहां मेंडलीव ने क्रम को आगे पीछे किया था वहां वहां पर एटॉमिक वेट्स का रीकैलकुलेशन, रीचेक किया, फिर से पता लगाया। तो देखा कि हाँ, वास्तव में कुछ जगहों पर एटॉमिक वेट का कैलकुलेशन गलत हो गया था और उनको जो है मेंडलीव के कहने पर लोगों ने सही कर लिया। तो इस तरह से मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का दूसरा सक्सेस कि गलत एटॉमिक वेट को सही करने में मदद मिली। लेकिन कुछ जगहों पर बात नहीं बन पाई तो नहीं बन पाई। मतलब एटॉमिक वेट चेक किया और पाया कि एटॉमिक वेट सही है, फिर भी हल्का वाला एलिमेंट जो है बाद में और भारी वाला एलिमेंट पहले, जैसे टेल्यूरियम और आयोडीन उसी का एग्जाम्पल है कि टेल्यूरियम का एटॉमिक वेट एग्जैक्टली यही होता है, खूब चेक करो रीचेक करो यही मिलता है। आयोडीन का भी एटॉमिक वेट यही होता ही है, खूब चेक करो रीचेक करो, खूब पता लगाओ, लेकिन इसके अलावा और कुछ तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तो एटॉमिक वेट बड़ा है, उसको आगे रखना चाहिए, छोटा है उसको पीछे रखना चाहिए, लेकिन मेंडलीव ने कहा नहीं, फिर भी इसको जो है हम ऐसे ही रखेंगे। भले एटॉमिक वेट में भी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रॉपर्टीज के हिसाब से बात चल रही है, जिसकी प्रॉपर्टीज जिससे मैच कर रही है, आयोडीन की प्रॉपर्टी ब्रोमीन और क्लोरीन से मैच कर रही है तो आयोडीन को यहीं पर रखेंगे, और टेल्यूरियम की प्रॉपर्टी सेलेनियम और सल्फर से मैच कर रही है तो उसको यहीं पर रखेंगे। तो मेंडलीव ने एटॉमिक वेट का क्रम गड़बड़ होने के बावजूद जो है अपने पीरियोडिक टेबल को ऐसा ही रखा और कहा मे भी एटॉमिक वेट का जो रिलेशन हो वो कहीं कहीं नहीं बन रहा हो, फ्यूचर में इसका हम लोग रास्ता खोज निकाल लेंगे, लेकिन जो मेन पर्पज है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच करनी चाहिए, उससे हमें पीछे नहीं हटना है। तो मेंडलीव ने एटॉमिक वेट का क्रम गलत होने के बावजूद यही पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया और इसी पीरियोडिक टेबल को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से मेंडलीव ने पहला पीरियोडिक टेबल बना डाला जिसमें एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में इस तरह से रखा गया था कि एक ही ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में समानता रहे। इस तरह से पहला पीरियोडिक टेबल बना लिया। लेकिन इस पीरियोडिक टेबल में कुछ ड्रॉबैक्स थे। हम ड्रॉबैक्स के बारे में थोड़ी बातें कर लें। ड्रॉबैक्स, पहला ड्रॉबैक हम कह सकते हैं, लिख लेना इस चीज को थोड़ा सा, बाकी तो इसमें और कुछ वैसा लिखने लायक नहीं था। बस एक ही चीज हम लोग मेंशन कर सकते हैं अगर इस पीरियोडिक टेबल के बारे में मेंशन करना चाहे कि मेंडलीव के ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में है क्या, एलिमेंट्स have been arranged in increasing order of atomic weight or atomic mass. Elements have been arranged in increasing order of atomic weight or atomic mass. Means elements को कैसे arrange किया गया है? Increasing order of atomic weight या फिर atomic mass. In such a way that elements having similar properties
may come in same group. Elements have been arranged increasing order of atomic weight or atomic mass. एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में अरेंज किया गया है, इन सच अ वे, इस तरह से अरेंज किया गया है दैट की एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज मे कम इन सेम ग्रुप। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर हो मे कम इन सेम ग्रुप, वो एक ही ग्रुप में आ सके, इसकी कोशिश की गई थी। तो ये एक छोटा सा स्टेटमेंट हमको इस बात को समझाता है कि कैसे मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था। और उसके बाद हम लोग ड्रॉबैक्स पर बातें करने जा रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक्स क्या थे, वो ऊपर वाला स्टेटमेंट अगर हमने जल्दी में लिख दिया हो, छूट गया हो तो परेशान मत होना, बाद में अपना सोच समझ करके फिलअप कर लेना। तुम्हारी भी तो कुछ अपनी सोच होनी चाहिए ना, तो उसको सोच समझ करके फिलअप कर सकते हो तुम। तो ड्रॉबैक्स, पहला ड्रॉबैक, प्लेस फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या आते हैं, जैसे हम लोग कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है 666। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसी से एलिमेंट की पहचान होती है। 6 प्रोटॉन है तो कार्बन, 7 प्रोटॉन है तो नाइट्रोजन, 8 प्रोटॉन है तो ऑक्सीजन, 9 प्रोटॉन है तो फ्लोरीन। प्रोटॉन का नंबर घट जाएगा या बढ़ जाएगा तो एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर तुम पहुंच जाओगे। और ये ऊपर की तरफ जो लिखा है ये है मास नंबर, और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ करके। तो इसमें 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो 6 और 8 मिलाकर 14। इसमें 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है, तो 6 और 7 मिलाकर 13। 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन भी है, तो 6 और 6 मिलाकर 12। तो ये ऊपर की तरफ जो नंबर लिखा है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसे मास नंबर कहते हैं। और मास नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो वैल्यू है नियरली एटम के मास के बराबर होता है। जैसे इसका मास जो है 14 AMU के आसपास होगा, मे बी 14 पॉइंट कुछ थोड़ा सा और हो जाए। इसका जो मास है वो 13 AMU के बिल्कुल आसपास होगा, इसका भी मास 12 AMU के पास में होगा। तो मास नंबर एटम के मास को लगभग इंडिकेट करता है, इसलिए इसको मास नंबर कहते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एटम्स, एलिमेंट्स नहीं, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग अलग हो, उन्हीं को आइसोटोप्स कहते हैं। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। मतलब 6 न्यूट्रॉन वाला कार्बन, 7 न्यूट्रॉन वाला कार्बन, 8 न्यूट्रॉन वाला कार्बन। कैसे आएगा, 14 में से 6 माइनस कर दो 8 न्यूट्रॉन, 13 में से 6 माइनस कर दो 7 न्यूट्रॉन, और 12 में से 6 माइनस कर दो 6 न्यूट्रॉन। तो 6 न्यूट्रॉन वाला कार्बन, 7 न्यूट्रॉन वाला कार्बन और 8 न्यूट्रॉन वाला कार्बन। तीनों का वजन अलग अलग है, लेकिन तीनों कार्बन ही है। तो 3 तरह के कार्बन से। तो अगर हम वजन के बेसिस पर हल्के वाले को पहले, भारी वाले को बाद में और भारी वाले को और बाद में रख रहे हैं, तो इस हिसाब से तीनों को पीरियोडिक टेबल में 3 जगह मिलना चाहिए। इसको पहले रखेंगे, इसको बाद में रखेंगे, इसको और बाद में रखेंगे। लेकिन हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट को एक ही जगह दिया जा सकता है, एक एलिमेंट को कई जगह पर नहीं रख सकते। तो एलिमेंट्स जो है उनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स देख रहे हो, वैसे सोडियम के आइसोटोप्स होंगे, वैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। तो लगभग सभी एलिमेंट से कुछ न कुछ आइसोटोप्स खोजे जा सकते हैं। तो एक ही एलिमेंट को कई कई जगह पर तो तुम नहीं रख सकते हो, और ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में समस्या आ रही थी कि अगर हम कहते हैं कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखना पड़ेगा, तो कार्बन को 3 जगह पर रखना पड़ेगा। या फिर कौन से कार्बन को पकड़े हम, कौन से कार्बन की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन रखा है, कौन सा कार्बन लिया, अगर ये वाला लिया तो यही वाला क्यों लिया, बाकी दोनों को छोड़ क्यों दिया। क्योंकि जैसे अगर हम ऊपर पीरियोडिक टेबल में देखें तो मेंडलीव ने कार्बन 12 लिया हुआ है, 13 को छोड़ दिया है, 14 को छोड़ दिया है। तो क्यों 12 ले रहे हो भाई, 13 क्यों नहीं ले रहे हो, 14 क्यों नहीं ले रहे हो, ऐसा छोड़ क्यों दे रहे हो। और अगर इनको भी लेते हैं तो फिर पीरियोडिक टेबल में इनको कहाँ रखा जाए। तो आइसोटोप्स के साथ समस्या आ रही थी।
ये एक ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक, एट सम पॉइंट्स अपोजिट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, कि कुछ कुछ जगहों पर एटॉमिक मासेस या एटॉमिक मास का जो क्रम है वो उल्टा रखना पड़ा था मेंडलीव को। क्यों रखना पड़ा था? ताकि प्रॉपर्टीज में मैच बना रहे। इसके लिए मेंडलीव ने उस समय कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कहा ठीक है फ्यूचर में जब जैसे जैसे रिसर्च होगा वी विल सी, लेकिन अभी तो पीरियोडिक टेबल को ऐसा ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पज है कि प्रॉपर्टीज मैच करें। एटॉमिक वेट कहीं कहीं गड़बड़ भी हो जाता है तो होने देते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज को मैच करने से हम खराब नहीं करते। तो ये दूसरा पॉइंट है जो पीरियोडिक टेबल में सही सही एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। तीसरा पॉइंट, टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स, टू टाइप्स बोलेंगे, टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप। सेम ग्रुप में, एक ही ग्रुप में दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स। देखते हैं जरा, पीरियोडिक टेबल में ऊपर आते हैं, जैसे देख रहे हो, जैसे हम लोगों का जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसमें कार्बन के नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, जर्मेनियम के नीचे टीन, टीन के नीचे ये लेड मिलता है। ठीक, कुछ ऐसा सिचुएशन है। लेकिन मेंडलीव वाले में क्या है, कार्बन है, उसी में सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, लेकिन टाइटेनियम भी बीच में आ गया है। टीन ठीक है, उसी में जिरकोनियम भी बीच में आ गया है। तो दो तरह के एलिमेंट्स, एक इस वाले साइड में लिख दिया और एक इस वाले साइड में लिख दिया, तो एक ही ग्रुप में दो तरह के एलिमेंट्स, दो तरह के एलिमेंट्स को मेंडलीव ने लिख रखा है। तो इसको भी उस समय एक ड्रॉबैक की तरह से देखा गया था। ये भी जो है ड्रॉबैक है कि एक ग्रुप में दो दो तरह के एलिमेंट्स हम लोग क्यों रख रहे हैं। तो फिलहाल इसका भी कोई बहुत प्रॉपर आंसर नहीं मिला। तो ये तीन ड्रॉबैक्स, आइसोटोप्स का पोजीशन तो सही नहीं हो पा रहा था, कुछ जगहों पर एटॉमिक मास का ऑर्डर आगे पीछे करना पड़ रहा था, और एक ही ग्रुप में दो दो तरह के एलिमेंट्स को जो है रखना, ये भी थोड़ा सा उचित नहीं था। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं जिन्हें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक के रूप में देखा जाता था, लेकिन फिर भी दैट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल ऑफ दैट टाइम। उस समय जो है यही सबसे सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल था। एलिमेंट्स सारे खोजे नहीं गए थे। तो जैसे अब 100 एलिमेंट्स है, तुमको 100 का 100 पता है, तो तुम 1 से लेकर 100 तक पूरा जानते हो, लेकिन बीच बीच में जब मिसिंग है तो तुम्हें कुछ आइडिया नहीं होगा कि वो क्या था। तो जितने एलिमेंट्स नोन थे उन्हीं की मदद से मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बना डाला। फिर हम लोग एक पॉइंट छोटा सा उसकी बात कर ले, मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक लॉ। कुछ है नहीं, बस ऐसे जनरल स्टेटमेंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन समझते हो ना। जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, से x स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 9, तो हम कहते हैं वैल्यू ऑफ x डिपेंड्स ऑन y। x का जो वैल्यू है वो y पर डिपेंड करता है, या फिर ऐसा लिखते हैं x इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9, ये ज्यादा बेटर स्टेटमेंट है कि x का जो वैल्यू है वो y पर डिपेंड करता है। और इसी को हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं कि x इज फंक्शन ऑफ y। x जो है y का फंक्शन है। तो जब कोई भी चीज दूसरे चीज पर डिपेंड करता है तो मैथ्स में हम लोग कहते हैं कि ये उसका फंक्शन है। तो कुछ वही वाला वर्ड यहाँ पर है, फंक्शन। तुम फंक्शन नहीं लिखना चाहते तो सीधे सीधे लिख सकते हो डिपेंड्स ऑन, लेकिन बुक्स में तुम्हें यही वर्ड मिलता है फंक्शन, तो इसीलिए हमने भी कह दिया चलो फंक्शन ही लिख डालते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, मींस डिपेंड करती है। ठीक, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ व्हाट, किस पर डिपेंड करती है? ऑफ their atomic masses, या फिर मास के बदले में वेट शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज और वेट्स। कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है
पीरियोडिक फंक्शन, फंक्शन तो समझ रहे हो कि डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट पर डिपेंड करता है। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, कुछ दूर तक जाएगा। पीरियोडिक मतलब बार बार होना, किसी चीज का बार बार होना, उसको बोलते हैं पीरियोडिक वे में चल रहा है ये। तो कुछ दूर तक चलेंगे फिर रिपीट होगा, फिर कुछ दूर तक चलेंगे फिर रिपीट होगा, फिर कुछ दूर तक चलेंगे फिर रिपीट होगा। तो जब कोई चीज ऐसे रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक तरह से ये आगे बढ़ रहा है। इसीलिए पीरियोडिक प्रॉपर्टी शब्द भी चुना गया है, पीरियोडिक टेबल शब्द भी चुना गया है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज और एटॉमिक वेट्स। यह मेंडलीव का ओरिजिनल पीरियोडिक लॉ कहा जा सकता है, कि मतलब इसी चीज को माइंड में रख करके मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की थी कि एटॉमिक वेट्स के बढ़ते क्रम में रखो तो चीजें होंगी। फिर बाद में इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन क्या हुआ कि ये जो एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट है, इसकी जगह एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एलिमेंट्स खोजे गए ये समझ में आया कि एटॉमिक मास न लेकर के एटॉमिक नंबर के हिसाब से काम करें तो चीजें जो है और बेटर होती चली जाती है। तो बाद में फिर पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बनाया गया। अब एटॉमिक वेट से शिफ्ट हो गए हम लोग एटॉमिक नंबर पर, और लॉ को चेंज कर दिया गया। हम लोग कह सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, properties of elements are periodic function of their atomic masses। तो मेंडलीव ने कहा था एटॉमिक वेट, बाद में जब समझ बूझ आया तो कह दिया एटॉमिक मास, एटॉमिक मास पर। और इसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। एक्सपेरिमेंट को करने वाला बंदा मोजले ने किया क्या, कुछ एलिमेंट्स को पकड़ा और उनका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को एक एक्सिस पर रख दिया और दूसरे एक्सिस पर इन एलिमेंट्स को लेकर के किया क्या कि इन एलिमेंट्स को हाई एनर्जी दी। तो जब तुम किसी को कुछ देते हो तो बदले में वो भी तुम्हें कुछ देता है। तो एलिमेंट्स को हाई एनर्जी दिया तो एलिमेंट्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और बदले में, एनर्जी के बदले में एक्सरेज, एक्सरे भी एनर्जी वाली रेज होती है, एक्सरेज का इमिशन किया, एक्सरेज उनसे निकलने लगी। तो जो एक्सरे उनसे निकलती थी उसने उनकी फ्रीक्वेंसी को नापा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है समझते होगे तुम, नहीं समझते हो तो हम एक छोटी सी बात कह सकते हैं। जैसे वेव समझते हो ना, वेव ऐसे ऐसे जो चलता है, हम वेव के बहुत अंदर नहीं जा रहे, जस्ट ऐसे ऐसे जो चलता है दैट इज वेव। ये ऑसिलेशन या कंपन है, वाइब्रेशन है, कि वेव वाइब्रेशन कर रहा है। तो एक सेकंड में जितना वाइब्रेशन करता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन वो शब्द है जो तुम आसानी से समझते हो, और अगर और अच्छा शब्द लिखना हो तो ऑसिलेशन कह सकते हो। नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, इसी को तुम कहते हो फ्रीक्वेंसी। तो ये तुम्हारा जैसे एक कह दो सोडियम का एक टुकड़ा है, इस पर तुमने हाई एनर्जी दी, हाई एनर्जी दी और बदले में इसमें से एक्सरेज निकली, और इन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी तुमने चेक की। और ऐसा ही ढेर सारे एलिमेंट्स के साथ किया, और फिर उस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट किया, उसको 10 to the power 6 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट किया, और जो नंबर मिला उसको एक्स एक्सिस पर रखा, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर दूसरे एक्सिस पर रखा, और देखा कि इस तरह का सीधा सीधा जो है लाइन मिलना शुरू हो जाता है। और इससे इससे जो है मोजले को इस बात का आइडिया हुआ कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक वेट की तुलना में। एटॉमिक वेट के साथ अगर ये ग्राफ खींचे कि इधर एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट रखें और इधर फ्रीक्वेंसी वाला चीज रखें तो ये लाइन सीधी नहीं रहती है, लेकिन एटॉमिक नंबर के साथ ये लाइन सीधी रहती है। तो ये चीज मोजले को अपने एक्सपेरिमेंट से समझ में आया कि जरूर जो है एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, ये चीजों को ज्यादा अच्छे वे में हैंडल करता है। बहुत अंदर की बात तो नहीं पता थी, लेकिन फिर भी थोड़ा तो समझ आया, और उसके बेसिस पर ये सजेशन मोजले ने दिया कि चलो ऐसा करते हैं कि पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक वेट नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बनाते हैं।
तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बनाना शुरू किया। फिर उसके बाद और रिसर्च हुआ और खोज हुआ तो ये देखा गया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। ध्यान देना, अभी तक ये सब आइडिया नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होना चाहिए कुछ। बाद में आइडिया आया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा होता है वैसी वैसी प्रॉपर्टीज होती है। जिसके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन नहीं करेगा, जिसके अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए रिएक्शन करेगा, जिसके अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए रिएक्शन करेगा। तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। तो अब जो हमारा सबसे लेटेस्ट का पीरियोडिक टेबल है, जिसे हम लोग लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उसको एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में बनाया गया है और इस तरह से बनाया गया कि एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में एक साथ आ जाए ताकि उनकी प्रॉपर्टीज जो है सेम रहे। सो दैट्स ऑल, यही जो है सारी कहानी थी कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल जब बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की कोई बात नहीं थी, एटॉमिक नंबर की कोई बात नहीं थी, सिर्फ जो है ऑब्जर्वेशन, ठीक, उस समय सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया कि ये 50 एलिमेंट्स हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज है, जो एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले हैं उनको एक साथ रखो और एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में रखो। फिर उसमें अब ऑब्जेक्शंस हुए, कुछ ड्रॉबैक्स निकले, बाद में लोगों को समझ में आया कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अगर चीजों को करें तो समस्याएं सुलझ सकती है। तो समस्याएं काफी सुलझ गई और थोड़ा और समय बीता तब समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से प्रॉपर्टीज कंट्रोल होती है, जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा प्रॉपर्टीज। तो फाइनली जो है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बना डाला जिसमें एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से तो रखने की कोशिश की गई, लेकिन सबसे पहले यह देखा गया कि एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वालों को पकड़ करके एक साथ रखने की कोशिश करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तभी प्रॉपर्टीज भी मैच करेंगी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होगा तभी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। और अब हमारे पास सबसे एडवांस लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है। तो मेन तो हमें अपना लॉन्ग फॉर्म ही पढ़ना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल को कैसे कैसे खोजा गया है। तो सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा, दूसरे लेक्चर में पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स सीखे, और थर्ड लेक्चर में पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी जरूरी बातें। तो इतनी बातों को देखो समझने के बाद थोड़ा बुक भी पढ़ना जरूरी होता है। वैसे नहीं पढ़ो, जितनी बातें हमने कही है उतनी बातें तुम्हें पता है तो कुछ भी तुम्हारा नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें जो है थोड़ा बुक वगैरह पढ़ने तो आना चाहिए ना, क्योंकि अल्टीमेटली जिससे बुक पढ़ना नहीं आता वो दूसरों को बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। जब तुम बुक पढ़ना जान जाते हो तो जो है तुम समझ लो असली तरह से भी सीखना सीख रहे हो। तो तुमने असली तरह से असली चीज जान लिया कि सीखा कैसे जाते। तो बुक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बकवास कितनी हम लोग करेंगे और कितनी बकवास तुम सुन पाओगे। अब हम बकवास करेंगे तो अपनी तरह से बकवास करेंगे, तुम बुक पढ़ोगे तो उसमें बकवास नहीं होती, बातें फटाफट टू द पॉइंट आगे पढ़ती चली जाती है। तो शुरू में जब तुम चीजों को नहीं जानते हो तो चलो किसी तरह से थोड़ी इधर उधर की बातें कह करके, थोड़ी बात थोड़ा तुम्हें पहला करके, थोड़ा फुसला करके किसी तरह से कुछ बातें तुम्हें समझाई जाती है। लेकिन जब एक बार चीजों से इंट्रोड्यूस हो जाते हो कि हाँ ये चीज ऐसे ही होता है, आई हैव द कॉन्सेप्ट, तो हमने तुम्हें कॉन्सेप्ट दे दिया, किसी वे में चीजें आगे बढ़ेंगी। तुम्हारा ये भी काम है कि कुछ बुक्स जो है तुम अपने एंड पर, जो भी बुक्स बाजार में तमाम सारी बुक्स मिल जाती हैं, सो यू जस्ट गो और खोजो तुम क्या पढ़ सकते हो। अब से 11th-12th में तो एनसीईआरटी रेकमेंड किया जाता है, बट इशू इज एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है और एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स है, जो लिखने का तरीका है वो ऐसा होता है कि मतलब एकदम एक्सपर्ट ऑफ एक्सपर्ट रहे तभी उसको समझ पाए। जो बिल्कुल शुरू में समझने वाले बच्चे वो एनसीईआरटी पढ़ करके कुछ समझ ले जाए, हमें तो बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है। जिन्हें पहले से आता है वो बुक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो भाई जब पहले से आता है तो फिर बुक पढ़ के समझने की क्या जरूरत। तो एनसीईआरटी ठीक है, सिलेबस वही है, तुम्हारा पढ़ना वही है, लेकिन कभी कभी एनसीईआरटी काम नहीं करता है। तो अपने क्लास नोट्स, टीचर्स के नोट्स, हम जो पढ़ा रहे हैं वो, थोड़ी बुक्स, सबको हिला मिला करके बढ़िया सा अपना नोट्स तैयार करो। बहुत बार बच्चे परेशान होते हैं नोट्स कहाँ से मिलेगा, तो नोट्स तुम्हें खुद बनाना है। इस बार जो नया लेक्चर हम बना रहे हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्पीड ऐसी रहे कि तुम चीजों को लिखते चले जाओ। और इसके बाद भी ये जो सारा कुछ हमने तुम्हें पढ़ाया सब मेरे पास सेव है, तो कोई न कोई रास्ते से हम ये सारी चीजें तुम्हारे पास पहुंचाएंगे। मे बी इन सबको प्रिंट करके एक छोटा सा पतला सा शीट के जैसा बना दिया जाए, जिसे हम तुम्हारे पास पहुंचाने की कुछ व्यवस्था कर दे, कुछ थोड़ा बहुत पैसा वैसा खर्च करके तुम इसको पा सको। सो बस आज के क्लास में यही कहना था कि थोड़ा पीरियोडिक टेबल जो पढ़ाया वो तो तुमने पढ़ा ही पढ़ा, और
थोड़ी सेल्फ स्टडी की भी तुम लोग आदत डालोगे ना, सेल्फ स्टडी इज ऑलवेज नेसेसरी। तो बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तो वहां पर हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।